होता है। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है काउंट। मल्टीपल सेल्स को अगर आपने काउंट कर रहे हैं कि एक रेंज के अंदर ऐसे कितने सेल हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो एक रेंज में से सिर्फ उन सेल्स को काउंट करके लाएगा जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं। तो जैसे आप काउंट यहाँ लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ओनली एक एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो जब आप एक एरिया सेलेक्ट कर रहे हो तो इसके अंदर अब आपको फाइंड आउट करके और काउंट करके बताएगा सिर्फ कि ऐसे कितने सेल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। तो आप ये फंक्शन लगाते हैं इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और सिर्फ रेंज सेलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अभी आपको सिर्फ उन सेल्स को काउंट करके देने वाला है जिसमें सिर्फ नंबर्स है। तो आपने इनको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो आपको आंसर कर रहा है कि टोटल ऐसे 6 सेल हैं ये वाले जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज काउंट ए। काउंट ए में उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है या दोनों लिखे हुए हैं। मींस कि उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। खाली सेल्स को छोड़कर बाकी सब सेल काउंट करेगा कि जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें से कितने सेल हैं जो खाली नहीं है। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। तो आपको काउंट करके बता रहा है कि टोटल ऐसे इतने सेल हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और वो टोटल 12 सेल है। इन दोनों फंक्शन में अगर कोई इशू है तो पूछो। नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट ब्लैंक। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसका यूज हम काउंट ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए करते हैं। सपोज हमारे पास ये वाला डेटा है, इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो खाली है। तो इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो सिर्फ उन सेल्स को काउंट कर रहा है जो खाली है, ओनली उन सेल्स को। तो जो भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उस एरिया में जो भी ब्लैंक सेल थे उनको काउंट करके दे। नेक्स्ट इज काउंट इफ। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। काउंट इफ 2 फंक्शन से मिलकर बना है, काउंट प्लस इफ। तो काउंट का मीनिंग तो हमें समझ आता है कि किसी डेटा को काउंट करना है, बट इफ का भी मतलब हमने समझा हुआ है कि कंडीशन। तो दोनों बातों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो बात ये बनती है कि कंडीशन लगाकर किसी डेटा का अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किसी डेटा को कंडीशन लगाकर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो आप इक्वल्स टू काउंट इफ फंक्शन यहाँ लगा रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं और रेंज यहाँ पर जैसे मेरी कंडीशन है कि ऐसे कितने सेल हैं या ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं मेरे पास कि जो मैनेजर्स हैं उनको मुझे काउंट कर। तो इस एरिया के अंदर हमारी कंडीशन है मैनेजर वाले डेजिग्नेशन वाले एरिया के अंदर। तो इसमें दो बातें इसने पूछी हैं, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज मतलब जिसमें कंडीशन होती है उस रेंज को सेलेक्ट करना रेंज है। तो जैसे अभी हमारी कंडीशन इस एरिया में है तो जिस एरिया में भी कंडीशन होती है उस एरिया को सेलेक्ट करना होता है। तो इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया एंड कोमा पुट किया। एंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या होता है कि कंडीशन आती है, आपकी कंडीशन ही क्या है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन मैनेजर आप पुट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पर सॉरी ग्रेटर देन नहीं, सिर्फ मैनेजर, क्योंकि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू ये तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ लगता है जिनमें नंबर्स होते हैं, बट टेक्स्ट वाले वर्ड या कंडीशन के साथ कभी भी ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन नहीं लगता। तो इसीलिए सिर्फ आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया मींस कंडीशन, कंडीशन डालेंगे, मैनेजर पुट करके ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको वो शो कर रहा है कि सिर्फ 2 ऐसे
सेल है जिनके अंदर सिर्फ मैनेजर लिखा है, तो आप इस एरिया में काउंट भी कर सकते हैं कि ऐसे कितने सेल है जिसमें सिर्फ मैनेजर है। बट बेटा एक बात का और ध्यान रखना कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं होना चाहिए। अभी देखो मैंने स्पेलिंग में लास्ट में स्पेस डाल दिया तो इसने यहाँ पर 1 कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैनेजर ही लिखा हुआ है, लास्ट में कोई स्पेस नहीं डाला हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी कि जब भी आप कोई भी स्पेलिंग लिखेंगे तो लास्ट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी नेगेटिविटी आई तो आपका आंसर गलत आने वाला। तो इस तरीके से इस काउंट इफ फंक्शन को हम यहाँ पर डन कर सकते हैं। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एक रेंज को सिलेक्ट किया जिसमें कंडीशन है और उसके बाद मैनेजर जो कंडीशन है वो क्राइटेरिया में डाला, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन आपको निकाल कर दे रहा है। इसके जैसा ही एक और यहाँ पर फंक्शन आता है, लाइक अगर मुझको ये देखना है कि ऐसे कितने सेल हैं इन सैलरी में कि जो 30,000 से ऊपर है और 30,000 है, मुझे दोनों चीजें काउंट करनी है कि 30,000 और 30,000 से ऊपर ऐसे कितने सेल हैं जिनमें दोनों वैल्यू लिखी हुई है, 30,000 या 30,000 से ऊपर। तो काउंट इफ लगाया, रेंज में ये सैलरी सेलेक्ट होगी, कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30,000 आपको डालना होगा, इनवर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आप मेंशन करेंगे और 30,000 दे देंगे यहाँ पर। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पुट करनी है, एंटर करना है, तो आपको आंसर करेगा कि आपके पास 2 सेल हैं जिनके अंदर आपके डेटा मेंशन्ड है। अब थोड़ा एडवांस मोड पे जा रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। अभी तो सिर्फ काउंट इफ की बात चल रही थी। तो जिस इफ का मीनिंग क्या था कि एक कंडीशन डालकर डेटा को काउंट करना। बट अगर मल्टीपल कंडीशन डालकर अगर आप डेटा को काउंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप मल्टीपल कंडीशंस डालकर डेटा को काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको पहले मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। कि मुझे ऐसे डेटा काउंट करने हैं कि जिसमें 2 कंडीशन हो, जैसे कि जितने भी आपके पास टीम लीडर हैं आपकी कंपनी में और उन टीम लीडर की सैलरी 30,000 से ऊपर है, तो सिर्फ उनको ही काउंट करे कि जिस टीम लीडर की सैलरी 30,000 रुपए से ऊपर है या 30,000 रुपए है। तो यहाँ 2 कंडीशन होगी, पहली तो टीम लीडर और फिर दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन के अंदर ही है कि टीम लीडर जितने भी हैं उनमें से ये चेक करे कि 30,000 रुपए से ऊपर सैलरी कितने बंदों की। तो 2 कंडीशन हो गई, टीम लीडर और दूसरी टीम लीडर के अंदर 30,000 रुपए से ऊपर सैलरी कितने बंदों की है। तो 2 कंडीशंस पुट करके आप अगर अपने रिजल्ट को गेट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करें। तो काउंट इफ्स फंक्शन कैसे सोल्व होता है वो समझिए। इक्वल्स टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन किस रेंज में है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट किया, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड हुआ है और एडवांस भी है, काफी बहुत यूज होता है कंपनीज में। तो जब तक सिंटेक्स समझ नहीं आएगा तब नीचे वाला जब तक आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 का मीनिंग समझिए। देखिए रेंज का मीनिंग होता था जिसमें कंडीशन है, तो सेम एज यहाँ पर भी यही बात है कि पहली ऐसी कौन सी रेंज है जिसमें पहली कंडीशन है, तो उस रेंज को सिलेक्ट करो जिसमें पहली कंडीशन है। तो आप क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट कर, क्राइटेरिया रेंज 1 है आपके पास, तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो डेजिग्नेशन में है, इस एरिया में है कि इसमें मेरे को पहले ये चेक करना है कि टीम लीडर कौन कौन है। तो इसीलिए यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 हमने ये सेलेक्ट की। सेकंड सिंटेक्स पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 पहली कंडीशन किस रेंज क्या है, पहली कंडीशन क्या है। अभी तो हमने रेंज बताई है कि इस रेंज में, कि हमने कंडीशन बताई है
कि इस रेंज में जो है आपकी, इस रेंज में जो है आपकी कंडीशन है, बट कंडीशन क्या है वो क्राइटेरिया 1 के अंदर आपको बताना। तो क्राइटेरिया 1 में आपको यहाँ देना होगा पहली कंडीशन, टीम लीडर, इनविट कोमा क्लोज कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी कंडीशन किस रेंज में है। तो जिसके साथ रेंज 2 लिखा हुआ आ जाए, रेंज 1 लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपको वो चूज और सेलेक्ट करना है कि आपकी कंडीशन जो है वो किस रेंज में है। तो रेंज वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाता है तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है कि आपकी जो रेंज मींस आपकी जो कंडीशन है वो किस रेंज में है। तो पहली कंडीशनल रेंज हमारी डेजिग्नेशन थी, वो सिलेक्ट कर लिया। दूसरी कंडीशनल रेंज हमारी सैलरी है, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया 2, तो ओनली क्राइटेरिया वर्ड जिधर भी आ जाए, ओनली क्राइटेरिया वर्ड जिधर भी आ जाए तो समझ लेना कि वो कंडीशन वर्ड का कंडीशन की बात कर रहा है। ओनली क्राइटेरिया वर्ड ओनली। अगर रेंज वर्ड साथ है तो मतलब वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें कंडीशन है, जिसमें से आपको आउटपुट चाहिए। तो और ओनली क्राइटेरिया आ जाए तो मतलब कंडीशन। तो आपकी दूसरी कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ऐसे कितने आपके यहाँ पर टीम लीडर हैं जिनकी सैलरी 30,000 और 30,000 रुपए से ऊपर है। अब आपको वो काउंट करके देगा। ये सारे सिंटेक्स आपको समझ में आ गए या नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस सर, आ गए। यस सर। ओके। मैं जैसे कि जो टीम लीडर हमने लिखा है, तो जो चीज हमें उसमें कंफर्म करनी है, जैसे हमें टीम लीडर का ही पता करना है, तो जो चीज हमें कंफर्म करनी होगी वो चीज हमें वहां पे वही लिखनी होगी। जैसे हमें मैनेजर का कंफर्म करना है तो मैनेजर ही लिखेंगे। ऑब्वियसली मैम, बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर आंसर बताइए मुझे, आप में से कोई एक कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएगी दीप्ति। दीप्ति जी कहाँ थे इतने दिन, हो गई छुट्टी तुम्हारी? सर वो ना शादी में गई हुई थी और फिर मैं तो वहां से वापस आई तो मैं बीमार हो गई। अच्छा, कोरोना साथ ही लेके आई थी। सर ओके, अभी भी तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कोई बात नहीं। अभी दीप्ति मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 0, 1, 2, 3 कितना आने वाला है? सर ये मेरे को बीच में से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतने दिनों बाद क्लास ले रही हूँ तो। खाना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं खाना चाहिए, रहने दे। ऐसा मतलब ये तो बेसिक चीज है, कोई भी बता दे जिसने एक्सेल नहीं किया हुआ यार। यस, ओके ओके ओके। उसका अरनिंदम जी, अरनिंदम आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1, वेरी गुड। कैसे, किसको काउंट करेगा ये? सर टीम लीडर्स वैल्यू को ऐड कर वो काउंट करेगा सर। सर 2 ही है। और सर ये 30,000 30,000, वेरी इक्वल्स गुड। टू है ना 30,000। बट अब अगर अभी देखोगे यहाँ पर कि ठीक है, मैंने ग्रेटर देन और इज इक्वल टू यहाँ लगा दिया और अभी आपको आंसर 1 कर रहा है, ठीक है। बट याद रखना कि लास्ट में कोई स्पेस या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। या आप जो तो इस तरीके से काउंट इफ फंक्शन आपका काम करे। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। मैक्स मींस कि मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। लार्जेस्ट वैल्यू इस एरिया में लार्जेस्ट वैल्यू कौन है वो आपको फाइंड। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है आपके इस एरिया में वो आपको यहाँ काउंट करके देता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम फॉर्मूले की। मीडियन बीच की वैल्यू निकाल कर देगा कि मिड वैल्यू कौन सी है इसमें से, तो वो कैलकुलेट करता है मिड वैल्यू को। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है तो सिर्फ वो काउंट करता है। और मोड क्या होता है वो समझिए। मोड एक ऐसा फंक्शन है बेसिकली जो उस नंबर को फाइंड आउट करके लाता है
कि एक एरिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करता है। तो मोड आपने यहाँ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की और मल्टीपल नंबर्स आपने यहाँ सेलेक्ट किया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है इस एरिया में, तो रिपीटेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना मोड फंक्शन का काम है। तो 27,000 अभी आप देख रहे हो कि 2 बार आ रहा है, तो उसको यहाँ फाइंड आउट करके देखा। यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। नो सर। नेक्स्ट फंक्शन इज रैंक। तो रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, थोड़ा और ध्यान से समझते हैं क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। बेसिकली रैंक आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि रैंक होता क्या है। बेसिकली रैंक एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट और कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्ट। किस टाइप का रिजल्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे, देखिए सामने। कि मुझे इस डेटा का रैंक निकालना है कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है, वो मुझे यहाँ निकालना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पे कौन है। तो इन नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो मैं रैंक के थ्रू कर पाऊंगा। तो इक्वल्स रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे आप अपने कोई भी एग्जाम देते हो तो आपकी रैंक आती है, तो अगर सबसे छोटा नंबर अगर आपको मिला होगा तो आप एक तरीके से फर्स्ट, मीन्स की जैसे आपकी रैंक आई 1 2 3 4 5, तो मीन्स की आपकी जो रैंकिंग है वो सबसे टॉप की है। तो उसी तरीके से आपके नंबर्स के थ्रू मैं रैंकिंग निकालना चाहता हूँ कि जिसके सबसे कम नंबर है वो फर्स्ट रैंक पे है। देन लार्ज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ ऐसे बढ़ता रहेगा, तो आपकी वैल्यू रैंक भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ बढ़ती रहेगी। कि जिसके सबसे कम नंबर होंगे तो वो फर्स्ट है, या उल्टा भी हो सकता है कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो फर्स्ट आना चाहिए। तो वो आपसे पूछता है कि आपने ऑर्डर कैसा रखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो फर्स्ट हो, वो आपसे पूछेगा कि ऐसा रखना है आपने, या फिर जो सबसे कम नंबर है वो फर्स्ट हो, तो वो भी आपसे पूछेगा कि आपको ऑर्डर असेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग रखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखना है। तो बट इसमें एक पॉइंट एड ऑन होने जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर चूज करें, इसके साथ वाला फर्स्ट नंबर कि किसकी रैंक निकालनी, कॉमा लगाएं। फिर सेकंड है यहाँ पर रेफरेंस, उस एरिया को सेलेक्ट करो जिस एरिया से इस नंबर की रैंक निकालनी है, कि इस पूरे एरिया में ये बताए कि 325 कौन सी रैंक पर आता है। तो ये आपको फाइंड आउट करके देगा कि जो आपका ये नंबर है 325, इस पूरे नंबर्स में से, सभी नंबर्स में से कौन से नंबर पर आता है, कौन सी रैंक पर आता है, कौन सी पोजीशन पर आता है, पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, तीसरी है, कौन सी पोजीशन है। तो आप अब क्या करोगे, इस रेफरेंस में इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लो। और बेटा अब एक पॉइंट देखिएगा कि जब भी आप रेफरेंस का एरिया सेलेक्ट करेंगे तो मस्ट है कि आपको इस रेड एरिया को, इस रेफरेंस एरिया को फिक्स करना है कि जब आप ब्लू सेल को ड्रैग करो तब वो रेड वाला एरिया ड्रैग नहीं होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं भी आपको बताता हूं कि क्या ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस रेड एरिया को फिक्स कर रहा हूं, और अगर आपको किसी भी एरिया को फिक्स करना हो तो आप F4 बटन के थ्रू उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे ही आपने रेफरेंस सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही F4 बटन प्रेस कर देना अपने कंप्यूटर से, कीबोर्ड से, और वो एरिया, वो रेड एरिया के साथ ये डॉलर के साइन लगे हुए आ जाएंगे। इन डॉलर के साइंस का क्या मीनिंग होता है वो अभी मैं इस फंक्शन के बाद आपको एक टॉपिक सिखाने वाला हूं। तो इतना काम करने के बाद कोमा लगाएं और ऑर्डर बताएं कि आपने ऑर्डर असेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर की पोजीशन की रैंक 1 हो, और या फिर सबसे छोटे नंबर की पोजीशन 1 हो। तो
सबसे छोटे नंबर की पोजीशन 1 देनी है तो असेंडिंग के लिए 1 डालना होगा। अगर सबसे बड़े नंबर की पोजीशन 1 देनी है तो 0 डालना होगा डिसेंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ डिसेंडिंग के लिए 0 डाल रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, रेफरेंस सेलेक्ट किया, और ये जो रेफरेंस है इसको सेलेक्ट करते ही F4 बटन प्रेस कर दिया, जिससे ये फिक्स हो गया। और इस फिक्स का क्या मतलब है वो बताता हूँ। और मैंने H10 को फिक्स नहीं किया है, H10 बिल्कुल सिंपल है, जैसे सेलेक्ट करते हैं वैसे ही। और लास्ट में कोमा 0 दिया एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो आपको रैंक बता रहा है कि इस पूरे एरिया में से ये जो 325 है वो 8वें नंबर पे आता है। जब इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हो तो आपको हर एक की रैंक निकाल कर दे रहा है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, वो सब आपको निकाल कर दे रहा है। बट बेटा अब एक चीज और समझिए कि जो मैं फिक्स की बात कर रहा था वो क्या था। बेसिकली एक्सेल में एक टॉपिक होता है सेल रेफरेंस के नाम से। तो सेल रेफरेंस का क्या मीनिंग होता है? सेल रेफरेंस का मीनिंग होता है कि आप अपने सेल को फॉर्मूला में फिक्स कर सकते हो, रिलेटिव रख सकते हो और मिक्स रख सकते हो। फिक्स का मीनिंग होता है कि रो एंड कॉलम दोनों फिक्स हो जाएंगे। रो एंड कॉलम दोनों फिक्स हो जाएंगे। रिलेटिव का होता है फिक्स द रो एंड कॉलम, इसमें लिख देता हूं फिक्स द रो एंड कॉलम। और रिलेटिव का मतलब होता है नॉट फिक्स द रो एंड कॉलम। दस मिनट। यस, तो नॉट फिक्स द रो एंड कॉलम। तो अगर रो एंड कॉलम को फिक्स नहीं करना तो रिलेटिव रेफरेंस का यूज होता है। एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है मिक्स रेफरेंस। और मिक्स रेफरेंस में होता है कि या तो रो को फिक्स करना या कॉलम को, किसी एक चीज को फिक्स करना। फिक्स द रो और फिक्स द कॉलम। इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि आप यहां पर एक डेटा बना रहे हैं, एक डेटा मैं बना लेता हूं, इधर ऐड को हटा देते हैं। तो जैसे कि ये डेटा है हमारे पास, अभी मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो एंटर किया और इसको ड्रैग कर। तो अब इसने क्या किया, 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 7 को कर दिया, 5 और 4 को। वो हम देख भी रहे हैं कि दोनों सेल नीचे की तरफ ड्रैग होते हुए आ रहे हैं, नीचे की तरफ ड्रैग होते आ रहे हैं। तो इस टाइप के रेफरेंसिंग को, इस टाइप की कैलकुलेशन को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। जो मैंने अभी की है इसको रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब कि एक सेल आपने सेलेक्ट किया, मतलब एक फॉर्मूले में एक सेल सेलेक्ट किया और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, तो उस फॉर्मूले में जो सेल आपने सेलेक्ट किए हैं वो भी आगे ड्रैग होते रहेंगे अपने आप। कि जैसे G26 है, तो अगर नेक्स्ट सेल में जाके देखता हूं तो G27 है, कि मैंने एक फॉर्मूले को ड्रैग किया था तो उसके उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी आपके सेल सेलेक्ट हैं उनको भी वो ऑटोमेटिकली ड्रैग कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। कि एक फॉर्मूले के अंदर अगर आपने कोई भी सेल सेलेक्ट किया है तो वो एक रिलेटिव है। मींस कि अगर आपने एक सेल को ड्रैग, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया
उस फॉर्मूले में जो भी सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे वो भी ऑटोमेटिकली ड्रैग होते जाएंगे, और इसी चीज को रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं, जो कि हमारे डेटा को रिलेट करता हुआ चलता है। स्टूडेंट, इसकी बात समझ में आ गई आप सभी को रिलेटिव की? यस सर। बात करते हैं फिक्स्ड। आवाज ब्रेक हो रही है, कौन बोल रहा है? मनीषा? मनीषा आवाज? बहुत नॉइज हो रहा है बैकग्राउंड में। करेगा जब बगल वाले सेल में नंबर होंगे, अदरवाइज। मनीषा वेट, अभी नहीं सुनाई दे रहा। यस सर, यस यस। हेलो, अब आ रही है सर आवाज? रुको रुको, अभी रुको रुको। यस, सो बात करते हैं फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की। तो फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिस मींस की जिस पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि सेलेक्टेड सेल को फिक्स कर सकते हो, कि जब मैं इस सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाऊं और इस सेल को ड्रैग करूं नीचे, तो इसके अंदर कोई भी एक सेल अगर सेलेक्ट किया गया हो तो वो फिक्स हो जाए, कि वो ड्रैग ना हो। एग्जांपल समझिए, जैसे कि मुझे क्या करना है, इन सभी नंबर्स को, 5 को, 6 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इन सभी नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि इन सभी नंबर से। कि 5 को भी 8 से करे, 6 को भी 8 से करे, 2 को भी 8 से करे, 3 को भी 8 से करे, 4 को भी 8 से करे, 5 को भी 8 से करे। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा कि जैसे इस सेल को सेलेक्ट किया इनटू 8, तो जब आप 8 को सेलेक्ट करोगे तो याद रखना कि ये 8 वाला सेल F4 बटन से फिक्स करना होगा। मींस F4 बटन 1 टाइम प्रेस करना होगा, जिससे वो क्या करेगा, H के सामने भी डॉलर साइन लगा देगा और 26 के सामने भी डॉलर साइन लगा देगा। तो मतलब कॉलम के सामने भी डॉलर साइन लग गया और 26 के सामने भी डॉलर साइन लग गया। अब इस साइन का मतलब है कि कॉलम भी लॉक हो गया और रो भी लॉक हो गया, कि जब आप इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये 8 वाला सेल कभी ड्रैग नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसको फिक्स कर दिया। तो जैसे ही H26 प्रेस किया, F4 प्रेस कर दिया एंड एंटर कर दिया, तो अब अगर मैं इस सेल को ड्रैग करता हूं नीचे, तो आप देखिएगा कि वो क्या कर रहा है, इन सभी नंबर्स को हमेशा 8 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। बट अगर जैसे मैं भी 24 को देखूंगी, 24 कैसे आया, तो ऑब्वियसली 3 8 जा यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। तो जैसे 24 के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ब्लू वाला सेल तो ड्रैग हो रहा है, बट रेड वाला सेल ड्रैग नहीं हो रहा है। ऐसे ही किसी भी सेल में आप अगर जाकर देख रहे हो कि रेड वाला सेल ड्रैग नहीं हो रहा है, बट ब्लू वाला हो रहा है। अब यहाँ मैंने दोनों चीजें यूज कर ली कि G30 जो है वो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है और S26 जो है वो फिक्स्ड सेल रेफरेंस है। क्योंकि इसको तो मैंने रिलेटिव ही रखा, मैंने इसको फिक्स नहीं किया। मतलब अगर इसको फिक्स नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली वो रिलेटिव रहेगा। बाय डिफॉल्ट एक सेल जो सेलेक्ट किया जाता है, एक रेंज को, बाय डिफॉल्ट जो उसका रेंज का एड्रेस आता है G30 ओनली, कोई डॉलर साइन इसमें नहीं होता, तो मतलब वो सेल रिलेटिव रेफरेंस है। बट अगर आप डॉलर वगैरह यूज कर रहे हो, F4, अगर किसी सेल को सेलेक्ट करते F4 प्रेस कर रहे हो और वो फिक्स हो जा रहा है, तो मतलब वो फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग है। फिक्स्ड मतलब बिल्कुल फिक्स हो गया ये वाला सेल, ये ड्रैग नहीं हुआ, चाहे इसको आप कितना भी नीचे लेके जाओ, बट 8 हमेशा 8 ही रहेगा। स्टूडेंट, ये बात समझ में आई आप सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये फिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है और ये रिलेटिव। मिक्स्ड रेफरेंसिंग आपको मैं बाद में बताने वाला हूं, अभी सिर्फ 2 रेफरेंसिंग आप करना, एक फिक्स्ड और रिलेटिव। और यही सिचुएशन मैंने ऊपर रैंक में की है, कि रैंक के अंदर रेड एरिया को फिक्स कर दिया बट ब्लू एरिया को फिक्स नहीं किया। मैंने कहा कि H10 तो ड्रैग हो, बट ये जो रेंज है ये ड्रैग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो किसी अनदर सेल के ऊपर डबल क्लिक किया
तो ब्लू वाला सेल तो नीचे आ गया बट रेड वाला एरिया नीचे नहीं आया। आप ये चीज देख पा रहे हो स्टूडेंट? अब समझ में आया रैंक वाला फॉर्मूला आप सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। और अगर मैं अब इस रेड वाले एरिया को फिक्स ना करता, F4 से ही इसको मैं हटा सकता हूँ, रिलेटिव कर सकता हूँ। अब H10 to H18 को मैं फिक्स नहीं किया और अब अगर इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो सबका आंसर गलत आने वाला है। और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो रेड वाला एरिया भी नीचे सरक गया, तो इसीलिए ये चीज गलत हो गई है। तो इसीलिए इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत गलत हो जाएगा रैंक के। तो इसीलिए रैंक के फॉर्मूले में जब भी आप रेफरेंस सेलेक्ट करोगे तो वो हमेशा फिक्स जरूर करना। गॉट इट स्टूडेंट? आर यू गॉट इट माय पॉइंट? यस यस सर। ओके, तो एक सर एक बार एक्सप्लेन करना, कनेक्ट करो एक बार रैंक अपने वाला। क्लास को, एक बार रिकनेक्ट करिए सर। तो एवरेज इफ, बेसिकली एवरेज और एवरेज इफ क्या होते हैं? सिंपल सी, अगर किसी भी डेटा की अगर आपको एवरेज निकालनी है तो इक्वल्स टू एवरेज, और डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर, तो सिंपल ये एवरेज निकाल कर दे देता है। बट एवरेज इफ क्या होता है? एक कंडीशन लगाकर किसी डेटा की एवरेज निकालना, कि मुझे उन सभी डेटा की एवरेज निकालनी है, मींस की उन सभी सैलरी की एवरेज निकालनी है जो मैनेजर की सैलरी है, कि जितने भी मैनेजर्स हैं मेरी इस कंपनी में और उनकी जितनी भी सैलरी है, तो उनकी सैलरी की मैनेजर्स की सैलरी की मुझे यहाँ पर एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए मैं एवरेज इफ फंक्शन का यूज करता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पर इक्वल्स टू एवरेज इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो एवरेज इफ फंक्शन अप्लाई करते ही आपसे वो कुछ पूछेगा कंडीशंस। तो पहले तो रेंज है, रेंज मतलब जिसमें कंडीशन है उस रेंज को सिलेक्ट करो। तो ऑब्वियसली हमारी रेंज ये है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मींस कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या है? मैनेजर है हमारी कंडीशन, कॉमा एवरेज रेंज, एवरेज किसकी निकालनी है? तो वो यहाँ पर देना होगा कि एवरेज किसकी निकालनी है। एवरेज सैलरी की निकालनी है तो एवरेज रेंज आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। देन ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने यहाँ तीन चीजें दी हैं। सबसे पहले रेंज दिया है, ये रेंज सेलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया में हमारी कंडीशन आ गई, और एवरेज कौन सी वैल्यूज की निकालनी है, तो नंबर्स को, उन सैलरीज को एवरेज रेंज में सेलेक्ट कर। देन एंटर, तो आपको निकाल कर दे रहा है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उन दोनों की सैलरी की एवरेज आपको निकाल कर देगा। गॉट इट स्टूडेंट? ये दोनों फंक्शंस? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है एवरेज इफ, तो थोड़ा एडवांस है इन सभी फंक्शंस से। एवरेज इफ्स, अब देखो इफ्स वर्ड आ गया तो ऑलवेज इफ्स जहां पर आ जाता है वहां पर मल्टी कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। तो मल्टी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं तो मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगेंगी, और कैसे लगेंगी वो समझिए। वन सेकेंड। यस, तो अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पहले ध्यान से सुनिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कि मैंने कहा कि जितने भी मैनेजर्स हैं और जिन मैनेजर्स की सैलरी 30,000 से ऊपर है, सिर्फ उनकी एवरेज निकाले। दो कंडीशंस हो गई, तो दो कंडीशन जहां पर भी ये फॉलो हो रही हैं तो उनकी कंडीशन निकालेगा। तो जितने भी मैनेजर्स हैं और जिन मैनेजर्स की सैलरी 30,000 रुपए से ऊपर है उनकी एवरेज निकालेगा सिर्फ। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा माइंड तो लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसने यहाँ पूछा है एवरेज रेंज, कि आपकी एवरेज रेंज क्या है। तो आपको एवरेज रेंज यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, मींस कि उस सैलरी को सेलेक्ट करना होगा जिनकी एवरेज आपने निकाली। तो सबसे पहले अब इसने यहाँ पर पूछ लिया कि आपने एवरेज कौन से सैलरी की निकालनी है, कौन से वैल्यूज की निकालनी है। तो इसमें पहले हमें ये बताना होगा कि आपने जो एवरेज निकालनी है वो कौन सी सैलरीज की निकालनी है। तो
सैलरी वाला डेटा यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, बिकॉज हमारी जो डेटा है वो वैल्यूज है जिनकी एवरेज निकालनी है वो सैलरी वाले टैब में ही है। तो इसलिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, और इसलिए सेलेक्ट करना है कि इसमें से जो वैल्यू निकल कर आएंगी उनकी एवरेज निकालेगा। अब यहाँ पर हमसे कंडीशंस पूछता है कि क्या कंडीशंस है। सबसे पहला पॉइंट क्राइटेरिया रेंज, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशनल रेंज मींस पहली रेंज जिसमें कंडीशन है वो सिलेक्ट करो। तो आप इसमें डेजिग्नेशन चूज कर लेंगे, तो ये आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 होगी कि पहली कंडीशन इस रेंज में है, तो इसीलिए क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट किया हमने। देन क्राइटेरिया 1 कंडीशन है क्या एक्चुअल में, उस कंडीशन को आपको यहां सेलेक्ट करना होगा। तो एक्चुअल कंडीशन आपकी क्या है वो आप यहां पर देखिए कि इन्वर्टेड कोमा में मैनेजर लिखना होगा। तो क्राइटेरिया 1 में हमारी कंडीशन है मैनेजर कि पहले तो मैनेजर को ढूंढे, फिर मैनेजर के अंदर उसकी सैलरी में से 30,000 ऊपर ढूंढे। कैसे, कितने मैनेजर्स हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है और उन्हीं की एवरेज निकाल कर दे सिर्फ। तो क्राइटेरिया रेंज 2 दूसरी कंडीशन किस रेंज में है, मींस कि अब वो सैलरी सेलेक्ट करो जिसमें से आपको दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो अब दूसरी आपको सैलरी सेलेक्ट करनी होगी अगेन, और यहां पर कंडीशन बतानी होगी कि इस एरिया में कंडीशन क्या है। तो क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया 2 तो इन्वर्टेड कोमा में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000 दे दिया मैंने, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट। तो बेटा ध्यान से सुनो, पहले तो सैलरी हमने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो इसी सैलरी में से होंगी जिनकी एवरेज निकालनी है। फिर हमने डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया जिसमें मैनेजर ढूंढे, फिर हमने सैलरी सेलेक्ट किया जिसमें 30,000 से ऊपर ढूंढे। तो जो मैनेजर के अंदर 30,000 से ऊपर मिलेगा उसे उसकी एवरेज निकाल कर दे देगा। ये सिंटेक्स समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। सर एक बार और रिपीट करोगे, वॉइस ब्रेक हो गया था। सबसे पहले एवरेज रेंज जिसमें आपकी एवरेज निकल कर आनी है जिन वैल्यूज से, तो आपने सैलरी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। क्राइटेरिया रेंज 1 कि जिसमें पहली कंडीशन है उस कंडीशन को, उस रेंज को सेलेक्ट करो जिसमें आपकी पहली कंडीशन है। कंडीशन उसमें क्या है वो आप यहाँ पर दीजिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन किस रेंज में है वो आप सेलेक्ट करो। फिर उस दूसरी कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर डालो। तो क्राइटेरिया 2 ये है, क्राइटेरिया रेंज 2 ये है, क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, क्राइटेरिया 1 ये है। और ये सैलरी सेलेक्ट इसलिए क्योंकि जो ये कंडीशन कंप्लीट जिस पे फॉलो होगी उन वैल्यूज की एवरेज निकाल कर दे देगा, यहाँ से निकाल कर अपने आप कैलकुलेट कर देगा। एंड एंटर करते हैं तो इसका आंसर आपको निकल कर देगा। तो इस तरीके से जितने भी मैनेजर्स हैं उन सब की जिनकी भी सैलरी 30,000 से ऊपर है सिर्फ उसकी एवरेज निकाल कर दी है, और या जिसकी सैलरी 30,000 रुपए उसकी एवरेज हमको निकाल कर दी। तो ये एवरेज इफ फंक्शन था। ऐसा ही एक सम इफ्स फंक्शन भी होता है, वो भी साथ साथ सीख लीजिए। सम इफ्स जो कि हमने मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर स्किप किया था। सम इफ्स फंक्शन भी सेम एवरेज के जैसा है कि एवरेज तो एवरेज निकाल रहा था बट सम टोटल निकालेगा। मैंने कहा कि जितने भी मैनेजर हैं और जितने भी मैनेजर की सैलरी 30,000 रुपए से ऊपर है उन सबकी सैलरी का टोटल कर दे। तो सेम वही सिस्टम कि आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले सम रेंज देनी होगी कि टोटल किसका करना है, टोटल करना है बेसिक सैलरी का। क्राइटेरिया रेंज 1 पहली कंडीशन किस रेंज में है, डेजिग्नेशन में है। और क्या है आपकी पहली कंडीशन, मैंने कहा मैनेजर। दूसरी कंडीशन किस रेंज में है, सैलरी में है कि इसमें से ये ढूंढे कि इसमें से ये ढूंढे कि किसकी सैलरी 30,000 रुपए से ऊपर है, किस मैनेजर की सैलरी 30,000 रुपए से ऊपर है वो यहाँ पर। तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सम इफ था और यहाँ पर वहां एवरेज इफ था, यहाँ सम इफ है, बाकी सिस्टम बिल्कुल सेम है। 1
यस, और तो अब यहाँ पर ये सम इफ फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले आप उस वैल्यू को सेलेक्ट करो, रेंज को, जिनका टोटल करना है। फिर ये पहली कंडीशन किस रेंज में है वो सेलेक्ट करो और क्या कंडीशन है वो डालो। दूसरी कंडीशन किस रेंज में है वो सेलेक्ट करो, क्या कंडीशन है दूसरी रेंज में वो डालो, और आपको आउटपुट निकाल कर देगा। गॉट इट स्टूडेंट? समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो ये थे आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस विद सेल रेफरेंसिंग। मिक्स सेल रेफरेंसिंग को हमने स्किप किया है, अभी फिक्स्ड और रिलेटिव को रखा है, तो इसीलिए इन दोनों सेल रेफरेंसिंग को अच्छे से ट्राई करना, फिर रैंक फंक्शन अप्लाई करना, और ऊपर वाले जो भी फंक्शंस हैं वो आप करके देखना प्रॉपरली। जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। गॉट इट स्टूडेंट? Yes, sir.